सो इन टुडेज़ क्लास सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कैसे बचपन में टू वेरिएबल्स जब होते थे और दो इक्वेशन होती थी तो कैसे सॉल्व करते थे उन्हें। तो सबसे पहले सबसे ब्रॉड हेडिंग लिखो सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ठीक है। और इसमें भी सबसे पहला टू वेरिएबल्स एंड टू इक्वेशंस। मान लो सपोज हमारे पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 एंड दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। पहले में c1 होना चाहिए। सो इनको हमको सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व दिस फॉर x एंड y। सो व्हाट आर दीज आर टू स्ट्रेट लाइंस और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होंगी वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, वो x और y की वैल्यू आ जाएगी। सो दीज आर टू स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। तो अगर इनके रेशो बराबर हो गए, जैसे केस 1 a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर हो गया, यानी कि स्लोप बराबर है। और जो c1 बाई c2 के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब लाइन सिमिलर नहीं है, पैरेलल है। सेम लाइन नहीं है, पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है पैरेलल लाइंस and there is no solution. जब कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तब हम उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अगर कोई भी सॉल्यूशन आ गया एक या एक से ज़्यादा तो फिर वो कंसिस्टेंट हो जाती है। फिर केस 2, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों बराबर है तो ये केस हो जाता है कि लाइन ही ओवरलैपिंग है। पहली लाइन भी यही, दूसरी लाइन भी यही। ठीक है। पहली सिचुएशन में लाइन 1 और लाइन 2 पैरेलल थी, इसलिए कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पे वी हैव ओवरलैपिंग लाइंस। तो कितने दिन सॉल्यूशन होंगे यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। हर पॉइंट लाइन पे सॉल्यूशन है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। और ये कंसिस्टेंट है क्योंकि आंसर निकल के आ गया। देयर इज अ सॉल्यूशन इज एग्जिस्टिंग बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो कोई बात नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब भी कंसिस्टेंट है। एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो गया तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। फिर आ जाते हैं अपन केस 3 पे। a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। ठीक है। c1 बाई c2 चाहे कुछ भी हो इस केस में, तो अब ये लाइंस पैरेलल नहीं है और कैसा सिस्टम बनेगा, दो नॉन पैरेलल लाइंस कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी क्योंकि एक ही प्लेन में जा रही हैं वो। 3 डायमेंशन में ऐसा हो सकता है कि दो लाइंस कहीं इंटरसेक्ट ना करें, लेकिन एक ही प्लेन में जा रही हैं तब तो करेंगी। और ये सब प्लेनर इक्वेशंस हैं। दीज आर प्लेनर इक्वेशंस। अगर इसमें z भी आ जाता तब फिर वो स्पेशल इक्वेशन हो जाती, स्पेस में बनती। तो यहाँ तो दो ही डायमेंशन आ रहे हैं, x और y। इसका मतलब ये प्लेनर इक्वेशंस हैं। दीज आर टू स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। z आ जाएगा तब फिर वहाँ पे प्लेन के बाहर पहुँच जाएगी बात। तो यहाँ पे तो एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है ना, यूनिक सॉल्यूशन। ये भी कंसिस्टेंट की केस में आएगा। दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है। अब आ जाते हैं अपन, तो ये तो मतलब इसमें कोई डिटर्मिनेंट का कोई यूज़ ही नहीं है और कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ये तो ऐसे ही अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये तो बस पुरानी 9th क्लास की यादें ताज़ा करने के लिए लिख लिया। अब आ जाते हैं अपन सेकेंड पॉइंट पे कि दो इक्वेशन हो और 3 वेरिएबल्स हो। नहीं, उल्टा बोल दिया। 3 इक्वेशंस हो और 2 वेरिएबल्स हो। सो 2 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशंस। इसका मतलब वी हैव 3 स्ट्रेट लाइंस। ठीक है।
सो a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। तीसरी इक्वेशन a3x प्लस b3y इज इक्वल्स टू c3। सो दीज आर थ्री स्ट्रेट लाइन्स, थ्री स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है कि या तो ऐसा कुछ हो जाए, तब इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। तो इस सिचुएशन में तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, और दो का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल रहा है, लेकिन हमें तो तीनों साइमल्टेनियसली चाहिए, तो ये केस हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट कभी हो सकते हैं ये, जब तीनों कोएक्सियल हो जाए, कोएक्सियल नहीं, सॉरी क्या बोले इसको, को एक ही लाइन एक ही पॉइंट से गुजर जाए, है ना, तीनों की तीनों लाइन एक ही पॉइंट से गुजर जाए, तभी ऐसा हो सकता है कॉनकरेंट। तो ऐसी सिचुएशन कॉनकरेंट हो जाएंगे, तो तभी एक यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है, तभी कंसिस्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो उसकी कंडीशन अपन डिटर्मिनेंट के थ्रू समझते हैं। तो हम एक डिटर्मिनेंट डिफाइन करते हैं, डेल्टा। ठीक है, उस डेल्टा में a1 a2 a3 लिख दो, पहला कॉलम a1 a2 a3, दूसरा कॉलम b1 b2 b3 लिख दो, b1 b2 b3, x के कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट्स, और फिर कांस्टेंट टर्म। तो हमको इक्वेशन को उस तरफ जाके ज़ीरो बनाना है, तो यहाँ पे -c1 -c2 -c3 लिख दो। ठीक है, अगर ये डेल्टा ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब लाइंस कॉन्करेंट है, लाइंस आर कॉन्करेंट। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी। तो इसके लिए डेल्टा ज़ीरो है और इसके लिए डेल्टा ज़ीरो नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन आगे भी बताओ कि एक तीन इक्वेशंस दी हुई हैं ऐसी, तो आइडेंटिफाई किया सबसे पहले तो हमने कि दो ही वेरिएबल्स है ना, मतलब कि स्ट्रेट लाइन है एक ही प्लेन में, दीज आर थ्री स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन। और फिर उसके बाद हमने ये डेल्टा सॉल्व किया, तो ये डेल्टा सॉल्व करके अगर ज़ीरो आ गया तो फिर तो कॉन्करेंट हो गई, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ गया, कंसिस्टेंट है वो। और अगर नहीं आया तो फिर वो कॉन्करेंट नहीं हुई, है ना, बस इतना याद रखना है इसमें। ठीक है, फिर तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं अपन। तो ये तो बात हो गई पहले और दूसरे पॉइंट में लीनियर लाइंस जो हैं वो एक ही प्लेन में, लेकिन अब थ्री डायमेंशन की बात करते हैं तीसरे पॉइंट में। सो इन द थर्ड पॉइंट वी हैव सिस्टम ऑफ थ्री वेरिएबल्स, सिस्टम ऑफ थ्री वेरिएबल्स। तो अब तीन वेरिएबल्स आ गए, इसका मतलब प्लेन को डिनोट कर देती है वो इक्वेशन। तो जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2। फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं प्लेन्स की इक्वेशन, दीज आर थ्री प्लेन्स। ठीक है, तीन प्लेन को विजुलाइज करना थोड़ा सा टफ होता है, अपन चलो दो प्लेन्स को विजुलाइज करते हैं फिलहाल के लिए। एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है, मान लो। तो अपनी नोटबुक का वो इमेजिन करो, नोटबुक का पेज कि एक प्लेन ऐसा हो गया और एक प्लेन ऐसा हो गया, और उसको एक्सटेंड कर दो इन्फिनिटी तक उन सारे प्लेन्स को। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दिख तो रहा है अपन को पॉइंट, लेकिन ये लाइन होगा। इफ़ दिस इज़ अ प्लेन एंड दिस इज़ ऑल्सो अ प्लेन, दिस वुड बी लाइन। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर लाइन आ गई ऐसी, तो दो प्लेन्स के, अगर दो नॉन पैरेलल प्लेन्स हैं तो कितने सॉल्यूशन होंगे उनके? उनके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, लाइन को तो इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन मान लो तीसरा प्लेन आ जाए, मान लो सपोज ऐसा, ये आ गया तीसरा प्लेन, तो अब यहाँ से एक लाइन बन के आ रही है, यहाँ से एक लाइन बन के आ रही है, तो देखो ये अलग अलग है,
इस लाइन पे सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई नहीं करेगा, और इस लाइन पे सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट इस लाइन पे लाइन नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में नो सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तीनों प्लेन का। लेकिन मान लो कि ये जो तीसरा प्लेन है, इसको बोल देते प्लेन 1, इसको बोल देते प्लेन 2, और तीसरा प्लेन यहाँ से गुजर गया। ये मैं 3 डायमेंशन बना रहा हूँ, पर प्लेन्स के टॉप व्यू देख रहे हैं। तो फिर ये कॉमन लाइन आ जाएगी। इस केस में कितने आंसर हो जाएंगे? इनफाइनाइट आंसर हो जाएंगे इसमें। एक ही लाइन पे सारे आंसर्स हैं अब। ठीक है, तो अपन को कुछ चीज़ें याद रखनी है। उस रूल को बोलते हैं, ये सारी जितनी भी सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन है, ये अपन जब 3D पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। अभी हमारा काम है बस क्रैमर्स रूल समझना। सो इट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेंट मेथड और क्रैमर्स रूल अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ध्यान से समझो। हम एक डिटर्मिनेंट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोल रहे हैं डेल्टा, और वो स्क्वायर डिटर्मिनेंट है। क्या लिखना है? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिख देना है। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमने डेल्टा डिफाइन कर दिया। अब 3 डिटर्मिनेंट और डिफाइन करने हैं, क्योंकि ये जो D1 D2 D3 है, इसको हमें पहले इससे रिप्लेस करना है, पहले डिटर्मिनेंट में, दूसरे डिटर्मिनेंट में इससे रिप्लेस करना है, और तीसरे डिटर्मिनेंट में इससे रिप्लेस करना है। कहने का मतलब 3 डिटर्मिनेंट और डिफाइन कर रहे हैं हम। सो डेल्टा 1 बोल रहे हैं पहले वाले को, उसमें क्या किया? A1 A2 A3 को रिप्लेस कर दिया D1 D2 D3 से, बाकी सब कुछ वही रहने दिया, B1 B2 B3, यहाँ पे C1 C2 C3। फिर डेल्टा 2 डिफाइन किया, बी वाले कॉलम को रिप्लेस किया D1 D2 D3 से, A1 A2 A3 B1 B2 B3। फिर ये तो B1 B3 को तो रिप्लेस करना है। सो ये हो गया अपने पास D1 D2 D3। फिर तीसरे में C1 C2 C3 एज इट इज़। देन डेल्टा 3 में C1 C2 C3 को रिप्लेस करना है D1 D2 D3 से। सो A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3। सो डेल्टा 1 को डिफाइन करने के लिए इसको किया हमने, डेल्टा 2 डिफाइन करने के लिए इसको किया, और डेल्टा 3 डिफाइन करने के लिए इसको किया। ठीक है, अब सबसे पहला केस 1, कि इफ़ डेल्टा इज़ नॉट ज़ीरो, अगर डेल्टा ज़ीरो नहीं है ये वाला, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है लाइफ में, फिर तो एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। देन यूनिक सॉल्यूशन, और क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे जब हम, तो सबसे पहला काम है डेल्टा को चेक करना कि वो ज़ीरो है कि नहीं, और जैसे ही ज़ीरो नहीं आया वैसे ही खुश हो जाना है कि अब तो एक ही सॉल्यूशन है, जहाँ पर x की वैल्यू होगी डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y की वैल्यू होगी डेल्टा 2 बाई डेल्टा, एंड z की वैल्यू होगी डेल्टा 3 बाय डेल्टा। ठीक है, लेकिन अगर डेल्टा ज़ीरो आ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और डेल्टा ज़ीरो आ गया, और इसमें भी कुछ दूसरे केसेस हैं। इफ़ डेल्टा इज़ ज़ीरो बट एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज़ नॉन ज़ीरो। तो डेल्टा ज़ीरो आ गया, लेकिन इनमें से कोई भी एक नॉन ज़ीरो आ गया, तब फिर नो सॉल्यूशन। देन इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अब आखिरी केस क्या बचता है कि डेल्टा ज़ीरो आ जाए और ये तीनों भी ज़ीरो आ जाए। सो डेल्टा इज़ ज़ीरो, इफ़ डेल्टा इज़ ज़ीरो एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये तीनों ज़ीरो हो जाए, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस बन जाता है ना। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, ईदर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस
और नो सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। और ये हम ऑन द स्पॉट देख के एनालाइज कर पाएंगे और वहीं पे सीखेंगे कि करना क्या है, कि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और कैसे डिसाइड करेंगे कि नो सॉल्यूशन है, ये अपन वहीं के वहीं पे देखेंगे। तो मैं बस इसका एक हल्का सा तुम्हें हिंट देना चाहता हूँ अभी कि कैसे देखेंगे। तो देखो कि तीनों प्लेन अपन टॉप व्यू देख रहे हैं, 3 प्लेन्स का, 1 2 3। अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है, तब कितने सॉल्यूशन आ गए यहाँ पे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए। प्लेन क्या हो गए? प्लेन हो गए एक ही लाइन से गुजर रहे हैं, कोलिनियर नहीं कहेंगे प्लेन्स को, मतलब कि ऐसे मैच हो गए कि ओवरलैपिंग आ गई उनकी एक ही जगह, एक ही लाइन पे, ठीक है। तो ऐसी एक सिचुएशन में हो जाएंगी इनफाइनाइट प्लेन्स। लेकिन अगर प्लेन्स कुछ ऐसे आ गए तब फिर देयर इज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ऑन द स्पॉट अपन जब क्वेश्चन करेंगे तभी देखेंगे। तो अभी सबसे पहले तो इस पाथ फ्लो को हम उनको समझना है, क्रैमर्स रूल क्या कहता है। सो वी विल समराइज क्रैमर रूल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो ऊपर कितने डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व हैं? 4 डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व हैं। जब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट यही है, सबसे पहले इसी को चेक करना है कि ये ज़ीरो है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या डेल्टा ज़ीरो है या नहीं है। सो डेल्टा अगर ज़ीरो नहीं आया तब तो बहुत ही आसान सिचुएशन हो गई, ठीक है। क्या सिचुएशन हो गई? यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। एक्स की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा 1 बाई डेल्टा, वाई की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा 2 बाई डेल्टा, एंड जेड की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा 3 बाई डेल्टा, ठीक है। फिर डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो अब इसमें 2 केसेस पॉसिबल हैं कि एक भी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से नॉन ज़ीरो आ जाए। सो एट लीस्ट if at least one of delta 1 delta 2 delta 3 is non-zero, तब फिर नो सॉल्यूशन, देन नो सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर तीनों ही ज़ीरो आ जाए, ऑल द डेल्टाज आर ज़ीरो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, है ना, वेर आई इज इक्वल्स टू 1 2 3, तब फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट कब? इनफाइनाइट ऐसी स्थिति में, और नो सॉल्यूशन कब? नो सॉल्यूशन ऐसी स्थिति में। तो ये समझ गया अपन। तो इसको अभी भूल जाओ कि ये क्या है, इसको अपन ऑन द स्पॉट वहीं के वहीं पे देखेंगे। सो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं सबसे पहले। तो एक मेगा क्वेश्चन है, इसी में सारे इफ्स एंड बट्स आ जाएंगे। सो लेट अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लेट अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन is given as 2x plus py plus 6z is equals to 8, and x plus 2y plus qz is equals to 5, and x plus y plus 3z is equals to 4। ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें p और q अननोन्स है, ठीक है। सो देन फाइंड वैल्यू ऑफ p and q if the system of equation if the system of equation have first no solution, second unique solution, and third infinitely many solutions,
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहला काम तो लग जाते हैं मेहनत करने की। डेल्टा कैलकुलेट करना है, डेल्टा 1 कैलकुलेट करना है, डेल्टा 2 कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। सो डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए लिखा है यहाँ पे पेशेंस के साथ 211, और यहाँ पे P21, और यहाँ पे 6Q3। इसको सॉल्व करो, मैं भी करता हूँ। प्लस माइनस प्लस, तो ये आपके पास 2 6 माइनस Q माइनस P 3 माइनस Q प्लस 6 1 माइनस 2। ये आया अपने पास 12 माइनस 2Q माइनस 3P प्लस PQ माइनस 6, दैट इज 6 माइनस 2Q माइनस 3P प्लस PQ। तो ये आ गया, क्या करें, ऐसे लिख लेते हैं इसको, PQ माइनस 2Q माइनस 3P प्लस 6 रीअरेंज करके लिखा। इन दोनों में से Q कॉमन निकल रहा है, सो Q कॉमन P माइनस 2, और इन दोनों में से 3 कॉमन निकल रहा है, इनफैक्ट माइनस 3, सो माइनस 3 P माइनस 2, और यहाँ से P माइनस 2 कॉमन निकल गया। सो दिस इज Q माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई P माइनस 2। तो सबसे पहले डेल्टा आ गया अपने पास, ठीक है। फिर डेल्टा 1 निकालते हैं, डेल्टा 1 निकाला। सो ये वाली रो को ये वाले कॉलम को किससे रिप्लेस करना है, 854 से, तो कर दिया 854 854, और बाकी के दो कॉलम्स तो वही के वही, P21 एंड 6Q3। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन डेल्टा 1 को। तो डेल्टा 1 को सॉल्व करते हैं फटाफट, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे आया प्लस 8, 6 माइनस Q माइनस P 15 माइनस 4Q प्लस 6 5 माइनस 8। तो ये आ गया अपने पास 8 सीधा 14 माइनस 8Q माइनस 15P प्लस 20Q, 8 minus 5 is minus 3 into minus 18. So this comes out to be, इसमें क्या किया जाए, -4 आ जाएगा यहाँ पे। तो PQ आना चाहिए ना कहीं पे, PQ क्यों नहीं आया, यहाँ पे आएगा PQ 20 के साथ। सो 20 PQ माइनस 15P माइनस 8Q माइनस 4। अब क्या किया जाए, यहाँ से कॉमन ले लिया जाए P और 4B 5B, तो 5P कॉमन ले लिया, क्या बचा Q 4Q माइनस 3। इधर पे 4PQ होगा, क्या बोल रही है प्राची? यहाँ पे आपने 20PQ लिखा है, उधर पे हाँ 4PQ 4PQ होगा, सॉरी, यहाँ पे होगा 4PQ। सो यहाँ पे होगा 4PQ। सो अब यहाँ पे अपन लेंगे यहाँ से कॉमन। अब क्या कॉमन ले पाएंगे, 15 आ रहा है यहाँ पे, 15 तो दिक्कत क्रिएट कर रहा है, 15 ने की है दिक्कत क्रिएट, तो कोई बात नहीं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं अपन केवल P, तो बचा अंदर 4Q माइनस 15, और यहाँ से कॉमन ले लें 4Q माइनस 15 तो नहीं आ रहा, एट सिक्स 48, ये मैंने 14 लिखा है, ये गलती करी यहाँ पे, इसको करो 48, और क्या गलती करी, 5 माइनस 8 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 18, ये तो सही है,
तो यहाँ पे आना चाहिए 30 आना चाहिए ना, प्लस में 30 आना चाहिए, तो ये आएगा प्लस में 30। अब बन जाएगा ये स्प्लिट होके। सो -2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बनेगा 4q -15। अब बन गया ये 4q -15, 4q -15। सो दिस इज p -2 मल्टीप्लाइड बाय 4q -15। ठीक है, अभी तो आधे रास्ते पहुँचे अपन। डेल्टा 2 निकालना है, डेल्टा 2 निकालेंगे अब बैठ के अपन। सो 8, ये वाली चीज़ तो यही हो जाएगी 211 बीच वाली रिप्लेस हो जाएगी 854 से, 854। तीसरी चीज़ वही रहेगी 6q3। इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस। सो +2, 15 - 4q -8, 3 - q +6, 4 - 5। ये आया अपने पास 30 - 8q -24 + 8q -6। तो 8q से 8q कट गया, और 24 - 6 इज -30, 30 से 30 कट गया, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो डेल्टा 2 आ गया 0। फिर डेल्टा 3 पे आ जाते हैं। डेल्टा 3 हो जाएगा अपना 211,854, और बीच में वही है जो रहेगा P21। सॉल्व किया इसको, प्लस माइनस प्लस, ये अपने पास 2, 8 - 5 दैट इज 3, माइनस P 4 - 5 दैट इज -1, प्लस 8, 1 - 2 दैट इज -1। ये अपने पास 6 माइनस माइनस प्लस P -8, यानी कि P -2। तो अब अपना सब आ चुका है, तो अब इसको ज़रा लिख लेते हैं अच्छे से। डेल्टा आया है अपने पास P -2 मल्टीप्लाइड बाय Q -3। यही आया ना? हाँ, यही आया। फिर डेल्टा 1 आया है P -2 मल्टीप्लाइड बाय 4Q -15। सो डेल्टा 1 आया है P -2 मल्टीप्लाइड बाय 4Q -15। डेल्टा 3 0 आ गया, और डेल्टा 2 सॉरी, डेल्टा 3 P -2 आ गया। अब क्या बोला है सवाल में कि ऐसे P और Q की वैल्यू बताओ कि भाई नो सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, नो सॉल्यूशन आ जाए, तो सबसे पहले तो नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला थोड़ा सा केस हेक्टिक है। अपने लिए सबसे इजी ये वाला केस है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आना है सेकंड, है ना, तो इसका मतलब डेल्टा नेगेटिव नहीं होना, 0 नहीं होना चाहिए। सो सेकंड वाला पहले कर लेते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, तो चलो एक ग्राफ पे, चार्ट पे चल के देखो यूनिक सॉल्यूशन कब नसीब होता है। यूनिक सॉल्यूशन तभी नसीब होता है जब ये डेल्टा 0 ना हो। ठीक है, सो डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए इसके लिए, मतलब P -2 मल्टीप्लाइड बाय Q -2 शुड नॉट बी, Q -3 शुड नॉट बी 0, यानी कि P शुड नॉट बी 0 एंड Q शुड नॉट बी, सॉरी, P शुड नॉट बी 2 एंड Q शुड नॉट बी 3। इनके अलावा कोई भी वैल्यू रखो, काम बन जाएगा। ठीक है, सो P Q की सभी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, बस 2 और 3 नहीं होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन P belongs to R except 2 and Q belongs to R except 3। ये तो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस हो गया। अब पहले केस पे पहुंचते हैं, इन विच वी हैव टू फाइंड देयर इज़ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ना आए। तो चार्ट पे चलो, नो सॉल्यूशन के लिए दो सिचुएशन है कि एक तो हमें डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 प्रूव हो जाए,
और बस चेक कर लें कि तीनों ज़ीरो नहीं है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकते हैं वहाँ पे और नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। अब अपन देखते हैं कि इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन कैसे आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आ सकते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब आ सकते हैं जब तीनों प्लेन एक ही लाइन से गुजर जाए, है ना, को एक्सियल हो जाए, इनको को एक्सियल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है, सो P1 ये P2 ये P3, हम P1 को क्या लिख सकते हैं, किसी भी एक प्लेन को बाकी दो प्लेन्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सम लैम्डा इंटू P2 प्लस सम म्यू इंटू P3। अगर ये सिचुएशन हो गई तो को एक्सियल प्लेन होते हैं, दैट मीन्स द प्लेन्स आर को एक्सियल। ये बात समझ में आ रही है, मतलब इसको थ्योरेटिकली ही समझो। और अगर ऐसे हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, तब फिर वो कोएक्सियल प्लेन नहीं होंगे, एक ही एक्सिस से नहीं पास कर रहे होंगे। तो इस सिचुएशन में वी कैन नॉट रिप्रेजेंट एनी प्लेन इन टर्म्स ऑफ द सम ऑफ एनी अदर टू प्लेन्स। तो ये लिखना गलत है, क्योंकि गलत नहीं मतलब ज़रूरी नहीं है ये लिखना, क्योंकि अगर ये नहीं सेट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये सेट नहीं हो रहा होगा। तो हम तो इस पे अटैक करेंगे सबसे पहले कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आ सकते हैं, जब हम रिप्रेजेंट कर दें P1 को इनके टर्म्स में। ठीक है, सो दिक्कत कब आने वाली है, दिक्कत आने वाली है केवल और केवल जब तीनों डेल्टा ज़ीरो हो जाए। अगर तीनों डेल्टा ज़ीरो नहीं है तब तो नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो अपन फर्स्ट पार्ट को का भी टेम्प्रेरी पार्ट कर लेते हैं, है ना। तो इसको अभी 1 मिनट के लिए होल्ड पे रखो। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तो 100% कब कब होगा, जब डेल्टा ज़ीरो हो जाए। ठीक है, अगर डेल्टा ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब या तो P0 या तो P2 या तो Q3। इसके दो मायने हैं कि या तो P2 या P3। अब इनमें से एक भी ज़ीरो ना हो, मतलब एक भी ज़ीरो ना हो, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री। डेल्टा वन क्या है, डेल्टा वन है P-2 इंटू 4Q-3। डेल्टा टू तो ज़ीरो है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और डेल्टा थ्री है P-2। तो अगर ये देखना ये सेट हो गया, अगर P=2 हो गया तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये तो ज़ीरो है ही। तो ये वाली दिक्कत वाला केस है, इसमें तीनों ज़ीरो चारों ज़ीरो हो रहे हैं डिटर्मिनेंट। लेकिन अगर P=3 आ गया तब ये ज़ीरो नहीं होगा, तो इनमें से एक भी नॉन ज़ीरो हो गया तब तो नो सॉल्यूशन। तो अपन एक केस लिख देते हैं, दो केस में तोड़ लेते हैं इसको। इफ़ केस वन, इफ़ P=3, when P=3 डेल्टा =0, लेकिन डेल्टा वन इज़ नॉन ज़ीरो, सो देन देयर इज़ नो सॉल्यूशन। तो ऐसे बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंगली एक P की वैल्यू है। अब Q जो मर्जी चाहे वो रखो, एंड Q शुड नॉट बी, बस ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रख लो। सो Q शुड नॉट बी 3/4, इसके अलावा सारी वैल्यूज़ चलेंगी। सो नो सॉल्यूशन का एक आंसर ये है कि P 3 हो जाए, QR की सारी वैल्यूज़ चलेंगी एक्सेप्ट 3/4। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस है कि P की वैल्यू 2 हो जाए। अगर P 2 हो गया तब डेल्टा तो ज़ीरो हो गया, डेल्टा वन भी ज़ीरो हो गया, डेल्टा टू भी ज़ीरो हो गया, डेल्टा थ्री भी ज़ीरो हो गया। सो डेल्टा ज़ीरो, डेल्टा वन भी ज़ीरो, डेल्टा टू भी ज़ीरो और डेल्टा थ्री भी ज़ीरो। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। तो वो कौन से केसेस बनते हैं देख लेते हैं अपन, कि यहाँ पे अपने पास क्या प्लेन है, 2x प्लस PY प्लस 6z=8। फिर अगला प्लेन है x प्लस 2y प्लस QZ=5। फिर अगला प्लेन है x प्लस y प्लस 3z=4। और p की वैल्यू 2 अपन फिक्स कर चुके हैं, मतलब कि यहाँ पे हटा के p हटा के यहाँ पे लिख दो 2। ठीक है, अब गौर से देखते हैं इसको अपन।
कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। मतलब तुम गौर से देखने की कोशिश करो, अगर इस प्लेन को अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही प्लेन निकल जाएगा। मतलब ये दोनों सेम प्लेन है, सेम प्लेन, मतलब ये प्लेन और ये प्लेन सेम ही है। मतलब P1 भी ये और P3 भी ये। अब P2 कैसा भी हो, है ना, P2 कैसा भी हो, बस पैरेलल नहीं होना चाहिए। अगर पैरेलल हो गया, अगर पैरेलल हो गया तो फिर नो सॉल्यूशन, ठीक है। सो पैरेलल कब हो सकता है ये? पैरेलल जब हो सकता है जब Q की वैल्यू क्या हो जाए, Q की वैल्यू 6 हो जाए। सो इफ Q इज इक्वल टू 6 वी विल हैव दिस सिचुएशन, P1 और P3 सेम हो गए और P2 उन दोनों से पैरेलल हो गया, ठीक है। और उस केस में क्या आएगा, देयर इज नो सॉल्यूशन। तो तीनों प्लेन का साइमल्टेनियसली हमें बताना है। तो ये कौन सी सिचुएशन आ गई यहाँ पे, देयर इज नो सॉल्यूशन। सो नो सॉल्यूशन में एक और आंसर इंक्लूड कर देंगे अपन कि P की वैल्यू 2 हो जाए, तो ये तो पार्ट 1 नो सॉल्यूशन का, और पार्ट 2 नो सॉल्यूशन का P की वैल्यू 2 हो जाए और Q की वैल्यू 6 हो जाए, ठीक है। सो P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 6, तब भी नो सॉल्यूशन। अच्छा, अगर Q की वैल्यू 6 ना हो तब क्या होगा? तब प्लेन पैरेलल नहीं रहेगा, ये P1 और P3 एंड Q इज़ नॉट 6। Q इज़ नॉट 6 मतलब कि ये प्लेन्स पैरेलल नहीं रहेंगे, मतलब कुछ ऐसा जाएगा प्लेन, तो तब तो 100% कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट कर लिया तो तीनों प्लेन की एक कोएक्सियल लाइन आ जाएगी। ऐसी सिचुएशन में कितने आंसर्स हो जाएंगे? ऐसी सिचुएशंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तीसरे पार्ट का अगर आंसर लिखना चाहें अपन इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, तो क्या कंसीडर किया था हमने यहाँ पे? P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 6 नहीं हो, बाकी कुछ भी चल जाएगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो P की वैल्यू 2 हो जाए और Q की वैल्यू कुछ भी हो जाए, बस 6 ना हो, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो दिमाग की खिचड़ी बन गई। एक बार इसको प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने पूरी सिचुएशन में? पहले तो हमने मेहनत की, एकदम मांझी द माउंटेन मैन की तरह डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाला, ठीक है, P और Q के टर्म्स में। फिर सोचा कि यूनिक सॉल्यूशन कब आता है? जब डेल्टा 0 ना हो। तो इसका मतलब कि अगर डेल्टा 0 नहीं है, मतलब कि P और Q 2 और 3 नहीं है, तब तो यूनिक सॉल्यूशन फिर तो चेक ही नहीं करना है हमें, ये सब और ये सब, ये कुछ भी हो कोई दिक्कत ही नहीं है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तक बात ही नहीं पहुंचेगी, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि तीनों ज़ीरो आ जाए। वैसे तो नहीं आएंगे क्योंकि 2 नहीं हो सकता P, तो अगर ज़ीरो आ भी जाते अगर मान लो किसी तरीके से, तब भी आंसर 0 0 0 हो जाता, एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाता। फिर आ गए अपन अगले पॉइंट पे कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये है कि डेल्टा 0 होना चाहिए। अगर डेल्टा 0 है, मतलब डेल्टा 0 होना चाहिए, तब फिर नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाती है। तो डेल्टा अगर 0 है तो इसका मतलब P की वैल्यू या तो 2 हो जाए या तो 3 हो जाए। तो सबसे पहले हमने P की वैल्यू 3 पे करस्पॉन्डिंगली देखा कि 3 पर इनमें से डेल्टा 1 0 नहीं हो रहा है, तब तो फिर नो सॉल्यूशन। एक भी 0 नहीं हुआ है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से, तब तो नो सॉल्यूशन। फिर P की वैल्यू 2 रखी तो तीनों 0 आ गए। तब सोचा बैठ के कि P की वैल्यू 2 रखी तो ये दोनों प्लेन तो कॉन्सिडेंट हो गए, सेम प्लेन है ये, है ना, सेम प्लेन है, यानी कि P1 और P3 सेम है। अब Q की वैल्यू के लिए अपन सोचते हैं, Q की वैल्यू अगर 6 हो गई तो ये इक्वेशन के जो x और y और z के कोफिशिएंट हैं वो सेम हो जाएंगे। अगर ये भी 8 हो जाता है यहाँ पे, तब तो तीनों प्लेन कोएक्सियल हो जाते, तीनों मतलब एक ही प्लेन हो जाते फिर वो। लेकिन ऐसा नहीं है, 5 नहीं है यहाँ पे, 8 होता तब दिक्कत होती। तो लेकिन यहाँ 5 है, इसका मतलब कि ये पैरेलल प्लेन्स हो रहे होंगे, P1 P3 P2 के साथ पैरेलल हो रहे होंगे, इसका मतलब कि कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। और अगर ये Q 6 ना हो तब ये एक इंटरसेक्टिंग प्लेन हो रहे होंगे, तब आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? इसको एक बार देखना पड़ेगा, मतलब तबीयत से बैठ के शांति में।
क्योंकि बहुत ही हैवी क्वेश्चन हो गया ये। फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट मेथड पे, दैट इज मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड, इसको गॉस जॉर्डन मेथड भी बोलते हैं, गॉस जॉर्डन्स मेथड। नाम से कोई मतलब नहीं है। देखो अब करना क्या है। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल्स में, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ये तीन इक्वेशंस हमारे पास, ऑफ कोर्स ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स डिफाइन करनी है, उसको बोलना है ए मैट्रिक्स, एंड दैट ए मैट्रिक्स इज सेल्फ अंडरस्टूड है ना, ए लिखा है मतलब कि मैट्रिक्स है। सो ए मैट्रिक्स डिफाइन की हमने एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स बना के, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स डिफाइन की x, जो कि है 1 3/1 के ऑर्डर की है ना, जिसमें एक ही कॉलम है और उसमें केवल वेरिएबल्स हैं x y z। और एक तीसरी मैट्रिक्स डिफाइन की जिसको बोल दिया b, उसमें क्या है, ये कांस्टेंट एलिमेंट्स हैं d1 d2 d3। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को कुछ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स A का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए X मैट्रिक्स से तो B मैट्रिक्स बन जानी चाहिए। सो वी आर राइटिंग AX इज इक्वल्स टू B। देखो गौर से, A को लिखा मैंने यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में X Y Z, और यहाँ पे इक्वल टू में D1 D2 D3, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1 बनना चाहिए। तो देखो बन रहा है। फिर अगले रो पे आ गए, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, तो ये बन रहा है। तो मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको अपन ने मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है ना, दिस इज जस्ट अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। दोनों ही चीज़ें सेम लिखी हुई हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अगर ये वाली मैट्रिक्स हमें पता लग जाए, इसका मतलब कि एक्स वाई जेड पता लग जाएंगे। सो देखो क्या कर सकते हैं हम मैट्रिक्स वाइज, वी हैव रिटर्न ए एक्स इज इक्वल्स टू बी एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एक्स। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा लगा के हमने ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे होगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। सो ए इनवर्स इंटू ए एनिलेट होके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स, एक्स ही रह गया, इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ठीक है। सो ये जो मैट्रिक्स एक्स है ये ए इनवर्स बी है। तो कुल मिला के अगर अपन को ए इनवर्स पता लग जाए किसी तरीके से तो आंसर आ जाएगा, है ना। अब लेकिन ये केस लिमिटेड है, ये केस लिमिटेड है। कब लिमिटेड है, कि जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो फॉर दिस द कंडीशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट बी ज़ीरो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स अपन नोट कर लेते हैं जिनका भी यूज़ करेंगे अपन। तो फर्स्ट टर्म इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब तुम्हें पता ही है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। दूसरा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब कि नो सॉल्यूशन। तीसरा होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन कब हो सकती हैं, इसको सोचो आराम से बैठ के। ये इक्वेशन और ये तीनों अलग अलग इक्वेशन है, ये होमोजीनियस कब हो सकती हैं, जब ये डी ज़ीरो हो जाए।
डी ज़ीरो हो गया तब ये होमोजीनियस इक्वेशंस हो जाएंगी, है ना। इसका मतलब जो मैट्रिक्स बी है वो ज़ीरो हो गया तब ये होमोजीनियस हो जाएंगी। होमोजीनियस याद है ना, डेफिनेशन अपन ने देखी थी डिफरेंशिएशन में कि होमोजीनियस इक्वेशन वो होती है कि हम वेरिएबल को अगर रिप्लेस कर दें कुछ k की पावर x से, x को रिप्लेस कर दें k की पावर x से, y को रिप्लेस कर दें k की पावर y से, k की पावर y नहीं सॉरी, k इंटू एक्स से रिप्लेस कर दें इसको k इंटू वाई से रिप्लेस कर दें, इसको k इंटू जेड से रिप्लेस कर दें, तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉमन निकल जाएगा वो k, है ना। लेकिन जब तक ये d है यहाँ पे तब तक कॉमन नहीं निकल पाएगा। सो अगर होमोजीनियस होना है तो फिर d1 d2 d3 को ज़ीरो होना पड़ेगा, यानी कि b को ज़ीरो होना पड़ेगा। सो दिस मीन्स डिटर्मिनेंट बी मैट्रिक्स बी इज़ ज़ीरो, या दूसरे शब्दों में d1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, d2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड d3 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन। चौथा टर्म है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, सो ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, y इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड z इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम होमोजीनियस इक्वेशंस लिखते हैं तीन, x प्लस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक इक्वेशन ये लिख दी। दूसरी इक्वेशन लिख दी 3x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और तीसरी इक्वेशन लिख दी 2x माइनस 4y प्लस 8z इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये तीनों होमोजीनियस इक्वेशन कैसे हैं? क्योंकि इनके कांस्टेंट टर्म ज़ीरो हैं। तो 100% इनका सॉल्यूशन 0 0 0 तो हो गई। x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, z इज इक्वल्स टू ज़ीरो तो हो गई, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। नॉन ट्रिवियल भी हो सकता है किसी केस में, लेकिन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। तो दीज आर होमोजीनियस set of equations and it will have trivial solution, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब कि एक्स वाई जेड में से कोई भी एक अगर नॉन ज़ीरो हो जाए तो वो नॉन ट्रिवियल। इसका एंटी स्टेटमेंट क्या होगा? तीनों ज़ीरो, तो तीनों नॉन ज़ीरो नहीं, केवल एक भी ज़ीरो होगा, एक भी नॉन ज़ीरो होगा तो चल जाएगा। तो नॉन ट्रिवियल का मतलब एटलीस्ट वन ऑफ एक्स वाई जेड इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा सॉल्यूशन, ये तो तब लिखा जब ए ज़ीरो नहीं है ना, ए ज़ीरो नहीं है और बी भी ज़ीरो नहीं है। अगर बी ज़ीरो आ गया, समझना, अगर बी ज़ीरो आ गया तब तो फिर एक ही सॉल्यूशन होगा, वो तो 0 0 0 हो जाएगा। सो इसको चार्ट के फॉर्म में लिखते हैं ज़रा सा। व्हाट वी हैव ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ये इक्वेशन है अपने पास, मैट्रिक्स इक्वेशन है। तो सबसे पहले होमोजीनियस अलग देखेंगे और नॉन होमोजीनियस अलग देखेंगे। सो दिस इज व्हेन इट इज़ होमोजीनियस यानी कि मॉड बी, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ये अपना क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बी इज ज़ीरो, नल मैट्रिक्स है बी। और नॉन होमोजीनियस यानी कि मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है बी वाली, ठीक है। अब इसमें दो केस देखते हैं अपन, कि मान लो ए नॉन ज़ीरो हो गया, ए इज़ नॉन ज़ीरो एंड बी इज़ ज़ीरो। सो ए नॉन ज़ीरो तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर मिटा दूंगा ताकि अपने चार्ट में बेकार ना दिखे। सो ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी है, और ए नॉन ज़ीरो है तो इन्वर्स लिया जा सकता है, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। लेकिन बी ज़ीरो है यहाँ पे, तो ये ओवरऑल चीज़ क्या हो जाएगी? ज़ीरो। इसका मतलब केवल एक ही चीज़ पॉसिबल है, वो है ट्रिवियल सॉल्यूशन। सो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है।
x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अगर a 0 हो जाए तो फिर अपन नहीं कर पाएंगे, इन्वर्स नहीं ले पाएंगे। तब क्या होगा? तब इक्वेशन को देखो क्या है यहाँ पे, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अब ये भी 0 और ये भी 0, तो अब x की 0 वैल्यू रखो चाहे नॉन ज़ीरो, कुछ भी वैल्यू रखो, ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई होनी ही है। तो इस केस में कितने आंसर होंगे? इनफाइनाइटली मैनी आंसर्स। सो हेयर वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना, बिकॉज 0 इज इक्वल्स टू 0 आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब बहुत जाते हैं अपन नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस पे। अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तब क्या? तो सबसे पहला कि a नॉन ज़ीरो हो जाए, a का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है, तब तो आराम से इन्वर्स लिया जा सकता है और फिर आंसर हो जाएगा यूनिक, दैट इज a इन्वर्स b। सो देन वी हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसमें कोई ट्विस्ट ही नहीं है इस वाले में। ठीक है, अब अगले पे पहुंच जाते हैं अपन कि मॉड्यूलस ऑफ a 0 हो जाए, तब फिर वैसे ही केस बन जाएगा यहाँ पे जैसा वहाँ पे बना था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। सो इट कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और इट कैन हैव नो सॉल्यूशन। और ये अपन को कैसे जज करना पड़ेगा? ये अपन को वैसे ही जज करना पड़ेगा कि मान लो दो प्लेन्स अगर पैरेलल आ गए तब तो नो सॉल्यूशन, अगर ओवरलैपिंग आ गए तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट। और को एक्सियल प्लेन्स आ गए P1 P2 P3, कैसे जज करेंगे कि को एक्सियल प्लेन है कि नहीं? तो वो जज करने का तरीका है P1 इज इक्वल्स टू लैम्डा P2 प्लस म्यू P3। अगर हमने दो प्लेन्स को स्केलर मल्टीप्लाई करके ऐड करके तीसरा प्लेन रिप्रेजेंट कर दिया तो फिर वो कोएक्सियल प्लेन हो जाते हैं। ये कोएक्सियल प्लेन की डेफिनेशन है ना। और अगर कोएक्सियल प्लेन नहीं आए, ऐसा होल्ड नहीं हुआ, तब फिर नो सॉल्यूशन। तो ये अपन ऑन द स्पॉट ही देखेंगे, अभी से कुछ नहीं कह सकते। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके बेसिस पे, तब आएगा हमें अच्छा इंसाइट मिलेगा। सो राइट डाउन क्वेश्चन, सॉल्व x plus 2y plus 3z is equals to 1 and 2x plus 3y plus 2z is equals to 2 and 3x plus 3y plus 4z is equals to 1। ये तीन इक्वेशंस दी हुई हैं तीन वेरिएबल में, यानी कि प्लेन्स की इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है अपन को। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है तो देखना कि अगर ये 0 नहीं आया तब तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, फिर कोई झंझट ही नहीं है। अच्छा, उससे भी पहले बी देख लेना है कि बी 0 है कि नहीं, होमोजीनियस है कि नहीं। तो क्लियरली बी 0 नहीं है ना, यहाँ पे ये 0 0 0 आता तब 0 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ तो 1 1 1 2 1 है, यानी कि क्लियरली दीज आर नॉन होमोजीनियस, यानी कि बी मैट्रिक्स 0 नहीं है। तो क्या करें अब डेल्टा ए देखते हैं, अपना ए मैट्रिक्स देखते हैं। सो ए मैट्रिक्स को लिखा सबसे पहले तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 2 3 3 3 2 4। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करना है कि वो 0 आ गया अगर तो फिर झंझट है, अगर 0 नहीं आया तो फिर तो कोई झंझट ही नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक किया तो प्लस माइनस प्लस 1 इंटू 12 माइनस 6 दैट इज 6 माइनस 2 8 माइनस 6 दैट इज 2 प्लस 3 6 माइनस 9 दैट इज माइनस 3। तो ये हुआ अपने पास 6 माइनस 4 माइनस 9। सो 0 तो नहीं आ रहा है ना, कितना आ रहा है वैसे, माइनस 13 वाला था, माइनस 7 आ रहा है, तो 0 नहीं है। तो इसका मतलब अपन हमेशा मतलब खुशी के साथ बोल सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है, और वो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। यानी कि ये जो मैट्रिक्स लिखी है इसका इन्वर्स निकालना है, जैसे हमें 1 2 3 2 3 2 3 3 4
इसका इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय बी. व्हाट इज बी? बी इज 1 to 1. 1 to 1. इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास एक्स वाई जेड आ जाएगा. तो अब मैं यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ और ये तुम्हें कंप्लीट करना है सवाल. यू हैव टू डू इट योरसेल्फ एंड फाइंड आउट द आंसर. यहाँ पे इन्वर्स निकालने का काम है. अच्छा, मेजर प्रोबेबिलिटी यही है क्वेश्चन आने की, यही वाला केस आएगा क्योंकि हमारे सिलेबस में इन्वर्स निकालना भी है. तो अगर इन्वर्स निकालने के लिए उन्होंने दे दिया तो 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएंगे इसमें. क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया इसे का, तब तो इन्वर्स निकालना नहीं है, फिर तो कुछ और तरीक़ों से अपन बताएंगे कि भाई आंसर क्या है. फिर आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे. ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1. तो ध्यान से देखो. सॉल्व 2x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल्स टू 0. 3x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल्स टू 0. 3x माइनस 2y माइनस 3z इज इक्वल्स टू 0. सो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कि होमोजीनियस है. जो अपना बी मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स है. सो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है कि भाई ये होमोजीनियस है. इसका मतलब अपना जो मैट्रिक्स बी है वो 0 है. तो अब तो दिक्कत हो गई. दिक्कत तो नहीं हुई. सबसे पहले तो ए कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तब तो फिर चार्ट में देखो कि बी 0 है, और ए अगर 0 आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर ए 0 नहीं आया तो फिर केवल एक ही सॉल्यूशन 0 0 0. तो 0 0 0 सॉल्यूशन तो देखते ही बच्चा बता देगा कि एक्स वाई जेड की जगह 0 0 रख दो, इन इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएंगी साइमल्टेनियसली तीनों. तो अब जद्दोजहद क्या बची है ये देखने के लिए कि इनफाइनाइट आंसर है कि नहीं. चलो मैट्रिक्स लिखते हैं, इसका डिटरमिनेंट लिखते हैं. इसका 2 3 माइनस 3 3 माइनस 3 1 3 माइनस 2 माइनस 3. सॉल्व करते हैं. प्लस माइनस प्लस. ये हमारे पास 2 9 प्लस 2 दैट इज 11 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12, फिर माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9. सॉल्व करते हैं. 2 इंटू 11 इज 22 प्लस 36. ओ माय गॉड. फिर ये कितना आ रहा है माइनस प्लस 45. तो 0 नहीं आ रहा. एक बार चेक करो 0 कैसे नहीं आ रहा. 9 प्लस 2, ये क्वेश्चन सही लिखा है. 2 3 माइनस 3 2 3 माइनस 3 3 माइनस 3 1 3 माइनस 2 माइनस 3. सही है डिटर्मिनेंट तो. फिर माइनस 3, फिर माइनस 9 माइनस 3, फिर माइनस 3, फिर माइनस 6. यहाँ पे प्लस आएगा. तब भी नहीं आ रहा. तो ये हो गया अपने पास माइनस 9. सो क्लियरली इट इज़ नॉट 0. सही है. तुम्हारा भी नॉन 0 आ रहा है दोस्तों. हाँ सर. तो बस फिर तो एक ही आंसर है, दैट इज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन. ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन. एक मिनट. हाँ, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू 0 वाई इज इक्वल्स टू 0 जेड इज इक्वल्स टू 0. यही आंसर है. फिर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट हैज़ x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0. फिर दूसरी इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0. देन x माइनस 11y प्लस 14z इज इक्वल्स टू 0. ये 3 इक्वेशंस हैं. तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कि भाई अपना जो मैट्रिक्स बी है वो 0 है, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन है.
तो अब हम यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक कर लेते हैं। 1 2 -2 2 -1 4 1 -11 14। तो इसको चेक कर लिया, प्लस माइनस प्लस। तो यह अपने पास -14 +14 +44 -2 28 -4 -2 -22 +1। So 44 - 14 is 30 -24 × 2 24 × 2 is 48 और यहाँ पे 21 माइनस में और उसका भी मल्टीप्लिकेशन उसके साथ 21 × 2 is 42। तो क्या ये ज़ीरो आ रहा है? एक बार चेक कर लें सही गलत तो नहीं लिख लिया। 1 2 -2 2 -1 4 1 -11 14 1 -14 +44 फिर -2 28 -4 सही है। फिर -2 -22 +1 -22 +1 इज 21 21 का मल्टीप्लिकेशन सही है। सो 44 है यहाँ पे। तो ज़ीरो नहीं आ रहा, क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया यहाँ। चेक करो ज़ीरो नहीं आ रहा ये तो ऊपर जैसा क्वेश्चन हो गया ये। तो अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर कितने आंसर आ जाएंगे? ओनली वन आंसर इज़ पॉसिबल। मज़ा ख़राब हो जाएगा ऐसे तो, मज़ा हो जाएगा ख़राब। यहाँ पे अगर 72 आ जाए, जैसे को क्वेश्चन को चेंज कर दें, नहीं तो वो ऊपर जैसे क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे अगर 72 लाना है तो यहाँ पे 24 है तो यहाँ 3 लाना चाहिए। तो इसको 3 कर लो सवाल में, ठीक है, इसको 3 कर लो। इसको अगर 3 कर लिया हमने तो ये फिर ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे 72 आएगा और ये ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल एकदम फिर से रिफ्रेश्ड, वापस आ जाओ कहानी में कि मॉड ए ज़ीरो आ गया। तो अब दिक्कत क्रिएट हो गई है। मॉड ए ज़ीरो आ गया, इसका मतलब कि चार्ट में देखो मॉड ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो था क्या? हाँ बी ज़ीरो था और मॉड ए ज़ीरो आ गया। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बी ज़ीरो है और मॉड ए ज़ीरो आ गया, मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि ऐसे मैट्रिक्स लिख के देखो, a × x इज इक्वल्स टू बी, ये भी ज़ीरो और इसका मॉड्यूलस ज़ीरो। इसका मॉड्यूलस ज़ीरो, तो जब मल्टीप्लिकेशन करने बैठेंगे अपन तो फिर ऐसे इन्वर्स नहीं ले सकते, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे यहाँ से। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब अपन समझते हैं कि मतलब क्या है इसका। इसका मतलब है कि ये जो प्लेन्स है ना, ये कोएक्सियल बन रहे होंगे, यानी प्लेन 1 ऐसा, प्लेन 2 ऐसा, प्लेन 3 ऐसा। तो दीज आर कोएक्सियल प्लेन, प्लेन 1 प्लेन 2 प्लेन 3। So these must be coaxial planes. और कोएक्सियल प्लेन्स के बारे में क्या बात समझाई गई कि स्केलर से मल्टीप्लाई करके दो प्लेन को ऐड कर दो तो तीसरा प्लेन आ जाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है लेकिन फिर भी जिज्ञासा को मिटाने के लिए। सो लेट्स से P3 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं λ1 × P1 + λ2 × P2। तो अगर ये आ रहा है ऐसा सॉल्यूशन तभी मतलब पॉसिबल है ये। तो हमने कहा चलो ठीक है, इसका मतलब पहले प्लेन को मल्टीप्लाई किया λ1 से, दूसरे प्लेन को मल्टीप्लाई किया λ2 से, तो तीसरा प्लेन आना चाहिए। सो अपन λ2 और λ2 की λ1 और λ2 की वैल्यू देखते हैं कि कंसिस्टेंट आ रही है कि नहीं। सो x के कोफिशिएंट्स देखा सबसे पहले। सो λ1 + 2 λ2, λ1 + 2 λ2 मस्ट बी इक्वल्स टू 1। फिर एक और इक्वेशन चाहिए λ1 और λ2 फाइंड करना, तो ये y के लिए देख लिया। सो 3 λ1
माइनस लैम्डा टू इज इक्वल्स टू -11। अब इनको सॉल्व कर लिया तो लैम्डा वन और लैम्डा टू की कुछ वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, एलिमिनेशन, तो ये आया अपने पास ऐड करके लैम्डा प्लस 6 लैम्डा दैट इज 7 लैम्डा वन इज इक्वल्स टू 1 - 2 -21। तो लैम्डा वन आ गया यहाँ से -3। किसी एक में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो लैम्डा टू आ जाएगा। तो -3 + 2 लैम्डा टू इज इक्वल्स टू 1। इस तरफ गया तो ये आ जाएगा 4 दैट इज़ लैम्डा टू इज इक्वल्स टू 2। सो लैम्डा, एक मिनट, हाँ, लैम्डा वन आ चुका है अपने पास -3 और लैम्डा टू आ चुका है 2। अब देखते हैं, ये तो हमने किस किस के लिए करके निकाला लैम्डा वन लैम्डा टू की वैल्यू, इसके और इसके लिए। तो अब इन दोनों के लिए कंसिस्टेंट होनी चाहिए अगर सही बात है तो इसके लिए तो कंसिस्टेंट है, लैम्डा वन मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस लैम्डा टू मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए तो कंसिस्टेंट है। अब इसके लिए देखते हैं, अगर ऐसा नहीं आया, वैसे आना चाहिए, नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सो लैम्डा वन क्या है, लैम्डा वन है -3। सो -3 इंटू -2 प्लस लैम्डा टू है 2 इंटू 4। तो ये कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। देख लेते हैं ये कितना आया, 6 + 8, तो 14 आ गया। इसका मतलब सही बात है, ऐसी ही सिचुएशन बन रही है ना, तभी इनफाइनाइट लाइंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, फिर एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। लेट सीज let x is equals to cy plus bz and y is equals to az plus cx and z is equals to bx plus ay, where x, y, z are not zero simultaneously. तीनों ज़ीरो नहीं है simultaneously, then find the value of summation of a square plus 2 into pi a। ठीक है, तो समेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू 2 इंटू पाई ए का क्या मतलब है, इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ ए जैसी सारी टर्म्स, तो 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। अच्छा, क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक्स वाई जेड आर नॉट ज़ीरो साइमल्टेनियसली। एक्स वाई जेड साइमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है ना। एक्स वाई जेड साइमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है। तो पहले तो इनको अच्छे फॉर्म में जमा लेते हैं। ये इक्वेशन तो है लेकिन अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो अच्छे फॉर्म में जमा लेते हैं। एक्स माइनस सी वाई प्लस बी जेड इज इक्वल्स टू 0। फिर अगली इक्वेशन क्या है, अगली इक्वेशन है सी एक्स प्लस माइनस वाई प्लस ए जेड इज इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं, बस मैं एक तरफ लिख रहा हूँ सारी चीज़ें। उसके बाद तीसरा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। सो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एक्स वाई जेड साइमल्टेनियसली ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है। ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, यहाँ से हमको दिख रहा है कि बी मैट्रिक्स ज़ीरो है, सो बी इज़ ज़ीरो। सो बी इज़ ज़ीरो है यानी कि ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस में ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर आ गया, इसका मतलब मॉड ए ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या है, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने। अगर मॉड ए ज़ीरो नहीं आता तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता। एक बार फिर से चार्ट पे चलो,
तो समझ जाओ क्या बोल रहा हूँ मैं, कि B0 है मतलब कि ये वाले केस को देखना है अपन को। और बोल रहा है ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कि ये केस नहीं है, मतलब ये वाला केस है, यानी कि मैट्रिक्स जो है ए वो होनी चाहिए ज़ीरो, मैट्रिक्स ए जो है वो होनी चाहिए ज़ीरो। सो इस चीज़ का अभिप्राय है मैट्रिक्स ए शुड बी ज़ीरो, मतलब मैट्रिक्स ए का मॉड शुड बी ज़ीरो, मैट्रिक्स ए ज़ीरो नहीं, मॉड शुड बी ज़ीरो। ठीक है, एक गड़बड़ बात मैंने कही कि नहीं पता नहीं, लेकिन लिखी तो गलत है। यहाँ पे एक्चुअली मैट्रिक्स ज़ीरो नहीं है, अपन को मैट्रिक्स का मॉड ज़ीरो करना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़ीरो करनी है या डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़ीरो नहीं करनी है। तो अगर तुमने यहाँ पे मॉड नहीं लगाया है तो लगा लो। मैट्रिक्स ए ज़ीरो का क्या मतलब है, मैट्रिक्स ए ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है। डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो है अगर, तो फिर अपन इन्वर्स नहीं ले सकते, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो है तब इन्वर्स ले सकते हैं, फिर एक ही सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपन को केवल यही करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो कर देना है। अब जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो करने जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन बन के आएगा किसी ना किसी तरीके से। सो बना देते हैं। क्या अपने पास 1 माइनस सी बी सी माइनस 1 ए बी ए माइनस 1। सो डिटर्मिनेंट बना दिया, इसकी वैल्यू ज़ीरो है। लिख रहा हूँ मैं तेज़ी से, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी ए सी माइनस बी प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो। सो यहाँ से आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से आ गया माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी, यहाँ से आ गया ए बी सी, और यहाँ से आ गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। कुछ गड़बड़ है क्या, देखो। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस, अच्छा ये यहाँ माइनस आ जाए तो बात बन जाए। कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया क्वेश्चन? ये गड़बड़ लिखा है, यहाँ माइनस आना चाहिए, क्योंकि जब इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा। सो यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, अब हो जाएगा ये यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। सो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2abc इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इनको उस तरफ लेके चले गए। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2abc प्लस 2abc इक्वल्स टू 1। यही पूछा था सवाल में, आंसर हो गया इसका 1। ठीक है, फिर पहुंच जाते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन, वो सेकंड लास्ट था ना, गलती से मैंने लास्ट बोल दिया था। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच जाते हैं। वी हैव टू सॉल्व this pair of equations, x plus y plus z is equals to 6 and x plus 2y plus 3z is equals to 14, or x plus 4y plus 7z is equals to 30। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो क्लियरली अब b0 नहीं है, तो नॉन होमोजेनियस। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक किया, अगर ये नॉन ज़ीरो आ जाए तब तो बहुत ही एक ही सॉल्यूशन आ जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करते हैं, 1 1 1 1 2 3 1 4 7। तो सॉल्व किया इसको, प्लस माइनस प्लस, फटाफट सॉल्व करता हूँ मैं। 14 माइनस 12 माइनस 1
7 minus 3 plus 1, 4 minus 2 that is 2. हमारे पास 2 minus 4 plus 2, तो ये 0 आ गया. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 0. तो अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो अब बात बिगड़ चुकी है. अब इन्वर्स लेके अपन आंसर नहीं बता सकते. ठीक है, तो देखो यहाँ पे चार्ट पे पहुँचे अपन. बी 0 नहीं है और ए 0 नहीं है. सॉरी, ए 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है. तो अब ऐसी सिचुएशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी आ सकता है. तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं यानी कि प्लेन कोएक्सियल होंगे, तो हम देखते हैं, चलो चेक करते हैं, वही तरीका फिर आजमाते हैं. सो अब हमारे पास दो सिचुएशन बन गई हैं कि अगर कोएक्सियल प्लेन्स हैं तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर कोएक्सियल प्लेन्स नहीं है तो फिर नो सॉल्यूशन. सो कोएक्सियल प्लेन के लिए क्या चेक करना है अपन को? अपन को चेक करना है कि पहली इक्वेशन, मतलब ये P1, ये P2, ये P3, ये P1, ये P2, ये P3. सो अगर अपन किसी भी एक प्लेन को बाकी दो प्लेन्स से किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करके अचीव कर लें तो फिर बात बन जाएगी. सो P3 इज इक्वल्स टू λ1 इंटू P1 प्लस λ2 इंटू P2 कर देते हैं और चेक करते हैं कि ये बात फिट बैठ रही है कि नहीं. सो यहीं पे कर लेते हैं. इस वाली इक्वेशन को λ1 से मल्टीप्लाई किया, इस वाली इक्वेशन को λ2 से मल्टीप्लाई किया और फिर देखा कि ये इक्वेशन आ रही है क्या. सो सबसे पहले λ1 प्लस λ2 इज इक्वल्स टू 1. एक्स के कोफिशिएंट से λ1 प्लस λ2 इज इक्वल्स टू 1. फिर इसके कोफिशिएंट से देख लेते हैं, वाई के कोफिशिएंट से. वाई के कोफिशिएंट से देखा तो λ1 प्लस 2λ2 इज इक्वल्स टू 4. यहाँ से सॉल्व करके λ1 और λ2 निकालते हैं. उसके बाद देखेंगे कि फिर इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. अगर कर गया तो मतलब कि यस कोएक्सियल है, और नहीं किया तो फिर कहेंगे कि कोएक्सियल नहीं है. तो यहाँ से λ2 निकल के आ रहा है, माइनस कर दिया मैंने इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को 2λ1 माइनस λ1 3 आ गया. तो किसी एक में रख दिया, इसमें रख दिया, तो λ1 आ गया -2. सो λ1 इज़ -2 एंड λ2 इज़ 3. अब उठा के अपन यहाँ पे रख के देखते हैं, z वाले को कंपेयर करते हैं. सो λ1 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो दैट इज़ -2 इंटू 1 प्लस λ2 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज़ 3 इंटू 3. दिस मस्ट बी 7. तो 3 3 ज़ा 9 -2 7. तो बिल्कुल सही बैठ गया, ये सही है. अब बचा ये λ1 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि -2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस λ2 मल्टीप्लाइड बाय 14, दैट इज़ 3 इंटू 14 मस्ट बी इक्वल्स टू 30. ठीक है, यह है अपने पास -12 प्लस 3 इंटू 14 इज़ 42 इज इक्वल्स टू 30. तो होता है, बिल्कुल सही है. तो ये भी फिट बैठ गया. इसका मतलब कि ये जो तीन प्लेन है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, मतलब कि ये कोएक्सियल प्लेन्स है. तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. ठीक है, ये अप्रोच समझना कि अभी पाथ फ्लो समझोगे, इसकी पाथ फ्लो क्या है. अभी जब तुम प्रैक्टिस करने बैठोगे और बार बार फिर सोचोगे कि हाँ ये है, तो वो जो चार्ट है वो कॉन्क्रीट हो जाएगा. वो चार्ट कॉन्क्रीट हुआ तो बस सबसे ईजीएस्ट सिचुएशन ही आएगी एग्ज़ाम में, ऐसा मान के चल सकते हैं अपन. और जब ये वाला एनालिसिस करेंगे अपन तो इसमें 3D प्लेन का एनालिसिस इन्वॉल्व है. सो वैसे तो मैंने मल्टीपल टाइम्स बता दिया, तो इसका सिंक्रोनाइजेशन बैठ गया होगा तुम्हारे दिमाग में. और ये बात अब तुम्हें जब 3D पढ़ेंगे तब भी याद आ जाएगी कि अगर 3 कोप्लेनर प्लेन है, मतलब कोएक्सियल प्लेन है, तो उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो होमवर्क नोट करते हैं. यहाँ पे अपना चैप्टर ख़त्म हो गया मैट्रिक्स, और हम अपन होमवर्क नोट करते हैं. सो हेडिंग का नाम है सिंगेज में सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. तो इसमें जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो करने हैं. अच्छा, एक फर्जी टॉपिक दिया हुआ है इसमें, मैट्राइसिस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन, छोड़ दो इसको.
और फिर दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, को भी छोड़ दो, ये सब नहीं करना है, केवल सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के इलस्ट्रेशन करने हैं। तो इसमें इलस्ट्रेशन मेरी बुक में 9.58 से लेके 9.59 तक है, मतलब 2 ही क्वेश्चन है। सर कौन से टॉपिक के? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अच्छा इसमें मात्र 2 क्वेश्चन होंगे इलस्ट्रेशन में, वो कर लेना। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज में अपन कहाँ तक पहुँचे थे? एक्सरसाइज में कहाँ तक सॉल्व किया है? 1 से 20 तक किया सॉल्व या नहीं कर पाए? तुम्हारी खामोशी जवाब दे रही है। चलो कोई बात नहीं, तो 1 से 20 तक ही कंप्लीट कर लेना, फिर इतने क्वेश्चंस काफ़ी होंगे। 1 मिनट एक काम करते हैं, 1 से 30 तक कर लेना, सिंगल करेक्ट। नेक्स्ट क्लास में जो प्रैक्टिस सेशन था मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में से मैट्रिक्स के क्वेश्चन छोड़ दिए थे हमने, वो करेंगे मेंस लेवल वाला, और फिर उसके बाद एडवांस लेवल वाला। तो अब तुम्हें करते जाओ, मैट्रिक्स ख़त्म कर दो सारी, क्योंकि मैट्रिक्स में थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। सो प्लीज़ इसको सॉल्व करना। कल सुबह वेव ऑप्टिक्स का प्रैक्टिस सेशन रहेगा, सो पूरा रिवाइज़ कर लेना सब कुछ आज रात में। ठीक है, मिलते हैं कल फिर, बाय बाय। बाय सर। ठीक है सर।